देखो मिगी तांग सजने दी। अब इधर से ही गुजरते होंगे, बोला देखा श्यामलाल का महल। हाँ, ये सब चोरी का है, सब डाके का है। अरे मैं केड़ा सिक्सर लाना है। और यहाँ पे बल्लेबाज अपना बैट चेंज करते हुए। सर फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? उनसे कोई भी नहीं रहा। तो रविंद्र रैना जी एज ए लीडर कैसे लगते हैं आपको? मेरी पार्टी के अध्यक्ष है तो वो फक्कड़ बेचारा फकीर आदमी है। अच्छा, फकीर। हाँ, फक्कड़ उसी को बोला जाता है ना। फकीर। हाँ, ठीक है। कोई जायदाद बाकी चीजें कुछ, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना फैला हुआ, या तो उसको उधर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, या तो वो बीजेपी ज्वाइन करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? किसकी? इस बात में कितनी सच्चाई नहीं, मुझे नहीं लगता है। हाँ। देखिए, मैं देवेंद्र राणा को जितना जानता हूँ, मैंने कहा ना पर्सनल, मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मैंने सवाल आपने देवेंद्र राणा का नाम लिया पहले। मेरे हमेशा पर्सनल लाइफ फ्रेंडशिप आपकी पार्टी को बाद में देखिए, पर्सनल लाइफ की फ्रेंडशिप जो है वो भी बड़े किस्म की होती है। अच्छा? अब मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। कर लो थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ठीक है ना। ये टाइम भी देखा, डीडी सिलेक्शन के टाइम पे अपने भतीजे के खिलाफ भी काम किया। 21 साल के जब आप थे तब क्या लाइफ थी आपकी? नहीं, वो तो हमारी एक लाइफ मस्त थी। इतना वही मस्ती सुनना चाहता हूँ मैं कि तब क्या होता था। 21 साल के श्यामलाल शर्मा जी क्या करते थे? देखिए, अब सारी बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में ले जाने वाली नहीं होती। आप एमएलए भी रहे, तो कई बार आपके पास कोई ऐसा टाइम आया कि कोई रिश्वत देने आया हो, कोई घूस देने आया हो? ये टाइम देखा आपने? एक उस समय एसएसपी था उसका भाई, दूसरा कोई डीआईजी था, तो वो अंदर आ गए पांचों के पांचों, और साथ में उन्होंने 25 लाख का बोरा लाया, बैग में डाले हुए। हाँ। कहते इतने बड़े लोगों के साथ आप दुश्मनी ले रहे हो। तो उस दिन मैंने कहा था कि मैं अब आप लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ। ये सामने बैठा है मेरा बेटा, जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया गया है। जबरदस्ती लड़वाया? गुलाम नबी आजाद ने। हैं? आपके जो मतलब बेटे वगैरह, कभी आपने उनको बोला या कहा कि पॉलिटिकल में आना चाहिए या मैं तो उसको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट करते पीछे ही बैठे, मैं सुना देता हूँ। हाँ, मैं उनको बोलता हूँ कि इससे दूर रहो। आए क्यों? खुद ज्वाइन की है आपने, बेटों को क्यों दूर करना है? तो कहते हैं जो बात दवा से ना बन सके वो दुआ से बनती है। क्या बात है? जब मिल जाए मुर्शिद कामल तो फिर खुदा से बात बनती है। आए हाय कुल। मैं जलेबी की तरह सीधा नहीं 2 मिनट, जलेबी की तरह सीधा नहीं कहा कि दूध का धोया हुआ कोई नहीं है। हाँ। हमारी पार्टी के 3-4 उठ के जो सबसे ज्यादा करप्ट थे, अपनी पार्टी गई। हाँ, वो कहने लगे जी ये वर्ड वापस लें। वो एक बार ही विधायक बने। हाँ। और एक उस समय आधी जिंदगी जिस घर में गुजारी, वो घर छोड़कर जब एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो उस लड़की के साथ उसका पूरा घर भी रोता है। लेकिन क्या जब एक पॉलिटिशियन एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो क्या जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसमें थोड़ा सा गमगीन वाला माहौल होता है? नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ कल्याण और चिंता नहीं करने के इस एपिसोड में आज हमारे साथ है श्यामलाल शर्मा जी। कांग्रेस के बड़े नेता ये थे, अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो बन चुके हैं। सर, सबसे पहले वेलकम टू बकलोल टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से आपका भी पहले बयान था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले कांग्रेस को देशद्रोही कहती थी, 30 मार्च 2019 के बाद आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो अब क्या हम आपको मतलब देशभक्त मान सकते हैं? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी कहती होगी, लेकिन जितना मैंने स्टडी किया है अब कोई थोड़ा बहुत जो पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे वो लेवल नहीं रहा। हमने वो वक्त भी देखा है, अगर इतिहास के पन्नों को देखेंगे 1947 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का 1 या 2 एमपी भी आया, और क्या लीडरशिप और गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होती थी। उस समय भी अप्रिसिएशन भी होती थी और इनकरेज भी किया जाता था। अगर आप देखेंगे कि हमारे बहुत ही मॉडरेट और परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने भारतीय जनता पार्टी के, तो मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी काबिलियत और उनकी एबिलिटी को देख के उनको इनकरेज भी किया। और अगर आप देखेंगे दोनों की जीवनी के बारे में भी, तो मुझे लगता है कि अब आपका क्या कारण रहा अचानक से इतने सालों से, मतलब शुरुआत से आपको सुलझा हुआ लीडर कहा जाता था कांग्रेस का, अचानक से भारतीय जनता पार्टी में एक अगर मैं कहूँ कारण बताना हो श्यामलाल शर्मा जी को, तो क्या कारण बताएंगे भारतीय जनता पार्टी में आने का? जी देखिए, जो बात है, मैंने कहा है कि कांग्रेस भी 135 साल की पार्टी थी।
नहीं है भी, अभी चल रही है। नहीं, वो अभी थोड़ी सी ये थोड़ी कि खत्म हो अभी गई चल आपके नहीं रही है, जाने के अभी बाद। क्रॉल कर रही है, क्रॉल कर रही है। अभी चल नहीं रही अभी है, रेंग रही है, ऐसे रेंग रही है, हाँ। क्रॉलिंग। हाँ। उसका कारण ये है हाँ। कि कांग्रेस पार्टी ने अपना वजूद खुद श्रिंक कर लिया। ये बात नहीं है, कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। उसकी जो विचारधारा है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी, जिसके साथ बहुत से लोग हिंदुस्तान के जुड़े हुए थे, अगर उस बात में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे लोग भी, इवन आरएसएस के भी अगर आप देखेंगे तो वो उस समय की कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसमें रहे हैं। आज आके कांग्रेस पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं देश की एकता और आपका अखंडता, मतलब सीधा सीधा ये कहना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ा रही थी कांग्रेस पार्टी, आपको लगा कि नहीं अब जो है भविष्य कहीं और है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जाना चाहिए जहां पे आप अपनी बात रख सको। नहीं, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने आया हूँ और मैं लीडर इज टू लीड। अच्छा, यहाँ पर ना एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मतलब जब आपने विचारधारा की बात की, तो क्या जब एक मतलब बंदा पार्टी एक छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो विचारधारा भी बदलती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहती है, तो आप अब कांग्रेस में रह चुके थे, तो अभी आप उस चीज़ को डिफेंड करोगे या मतलब अभी क्या उस चीज़ को मानते हो कि राहुल गांधी जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं किसी की इंडिविजुअल कैरेक्टर असैसिनेशन में अगर आपने मेरा देखा होगा तो मेरी जो होती है, वो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बैटल ऑफ वर्ड की बात होती है, बिल्कुल बैटल ऑफ आइडिया की बात है। यहाँ आर्गू और काउंटर आर्गू की है, और एक सेट फ्रेमवर्क में रह के, क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि लीडर इज टू लीड, और लीडर जो है वो रोल मॉडल है सोसाइटी का। अगर हम लोग ही इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपका जो इंडिविजुअल लेवल है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कम आंकी जाती ये है। तो चलो अब बात इस पे बड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई पार्टी ज्वाइन करने की, लेकिन अगर आपके कैरियर की बात करें, पॉलिटिकल कैरियर की, कितने साल हो गए आज पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हुए? अब पॉलिटिक्स की अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो मुझे लगता है कि हमारी 3 जनरेशन। हाँ। आपने बचपन से थे पॉलिटिक्स में या बाद में आना हुआ? देखिए, जब घर में पॉलिटिक्स है, फादर साहब हमारे जो थे वो फार्मिंग भी करते थे और उस समय कांग्रेस पार्टी ही होती थी, तो मुझे लगता है कि वो 40 साल से ज़्यादा है। उस समय ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती थी। तो वो फिर उसके बाद मेरे भाई वो 1983 में सबसे यंगेस्ट एमएलए बने, तो वो परिवार में, और मेरा जो है वो डायरेक्ट नाता रहा एज ए मैनेजर जिसको आप कहते हैं। आप मैनेजर थे? हाँ, वो 11 इलेक्शनें लड़ी मेरे परिवार में। अच्छा, तो आप सब मैनेज करते थे? तो मेरा वही काम था, दरियाँ डालनी। ये लोग बोलते हैं श्यामलाल ऐसे ही गोल्डन स्पून लेके आ गया। मेहनत तो की है यार, वो मेहनत की है 1983 से लेके। क्या बात है। मैंने कहता हूँ 11 इलेक्शन और 2 किसी और को भी लड़ाई हुई हैं। अच्छा। जो बहुत बड़े लीडर थे, जब वो आज़ाद वहाँ पे ये हमारी डिलिमिटेशन हुई तो 96 में वो हमारी जो सीट थी वो रिजर्व हो गई, तो उनको भी लड़ाई 13 होगी। तो आपको पहला मौका कब मिला? श्यामलाल शर्मा जी ने ऑफिशियल मतलब भाषण कभी स्टेज पे चढ़ के कब बोला? वो मैंने भाषण दिया, मुझे याद है कि जब 2004 में मैं पर्दे के पीछे से प्रम्पटिंग होती है ना, ये बोलना आगे, ये वह करते हैं। हाँ, प्रम्पटिंग होती है ना, जो वो काम था मेरा। अच्छा, प्रम्पटिंग वाली बात है कि आगे पात्र कोई और कोई है। किस्सा सुनाओ, कौन था पात्र? कोई एक ऐसा मजा नहीं, पात्र मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को टाउन डिक्टेट कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में ये होता है। तो वो पात्र का है कि सारा स्टेज को मैनेज करना, बाकी चीजें करना। तो मेरा पहला जो भाषण है, जिस दिन मैंने नामांकन पत्र भरा 2004 में, इन द मंथ ऑफ यही मौसम चल रहा था, दैट इज एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली। मैं तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। नहीं चाहते थे? आपका क्या था, एम क्या था बचपन से, बनना क्या है? मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता था, और मुझे खुशी है कि मैंने 2 गवर्नमेंट जॉब छोड़े। कौन से? पहले पुलिस में गया, थोड़ा स्पोर्ट्समैनशिप करता था तो वो शौक था, कबड्डी वगैरह खेलते थे। और उसके बाद मैंने हेल्थ की ट्रेनिंग की और फार्मासिस्ट लगा। गवर्नमेंट जॉब दोनों गवर्नमेंट। आजकल यहाँ पे किसी की लग नहीं रही है, आपने 2 छोड़ के बैठे हुए हो। नहीं, देखिए, जब जो आगे बढ़ते गए तो फिर मैंने वो भी 94 में छोड़ दिया। क्या बात है। और मुझे लगता है कि 10 साल में मैंने इतना ग्रो किया, टचवुड, उस परमपिता परमेश्वर और माता पिता के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से, बिजनेस में भी। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आता, ये तो डेस्टिनी है, मुझे लेके आ गई। अगर परमादरणीय मदन लाल शर्मा जी
मेंबर पार्लियामेंट नहीं जाते तो मुझे मेरा कोई, और उस समय भी मुझे जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया गया है। जबरदस्ती किसने लड़वाया? गुलाम नबी आजाद ने, हैं? क्योंकि मेरे उनके साथ ठीक थे, उन्होंने मुझे कंपेल किया। उन्होंने क्या बोला आपको? जब मैंने कहा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो उन्होंने 2 आदमी की दी थी, एक अनिल अंबानी की बात की और एक परमेश्वरी गोदरेज की, कि अच्छा। उनसे बड़ा बिजनेसमैन तो मैंने कहा ये इतना बड़ा कहूँ, एक राइस शेलर लगाया, ये लगाया वो, तो उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ, क्योंकि वो देखते थे कि मैं पार्टी का एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता बन के, एक वर्कर बन के काम करता था, तो वो उन्होंने उस समय, और कुछ और चीजें भी देखी। तो मतलब कहीं ना ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल कैरियर के पीछे गुलाम नबी आजाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने के लिए। लेकिन जो मेरी ग्रूमिंग हुई है उसमें मेरे बड़े भाई मदन लाल शर्मा जी, क्योंकि वो भी बहुत कद्दावर लीडर रहे और पॉलिटिकली बहुत मैच्योर लीडर जम्मू कश्मीर के रहे, तो जब हम दोनों भाई जो थे, हमारी इक्वेशन कमाल की थी, क्योंकि उनको मुझे पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं थी, और वो भी एक फकीर आदमी थे। जितनी भी आपकी, अगर मैं बात भी कर रहा हूँ, आपकी अगर लाइफ स्टोरी भी सुने, हर जगह स्ट्रगल, हर जगह मतलब वो काम वगैरह दिख रहा है। तो एक जो यंग लड़का होता है, अगर 21 साल का लड़का होता है, उसकी ज़िंदगी में थोड़ी मस्ती, थोड़ा मौज मिला, दोस्त वगैरह भी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में था वो कौन थे? मैं 21 साल का नहीं था तब, जब मैं पॉलिटिक्स में आया। 21 साल के जब आप थे तब क्या लाइफ थी आपकी? नहीं, वो तो हमारी एक लाइफ मस्त थी, इतना वही सारा मस्ती सुनना चाहता हूँ मैं कि तब क्या होता? 21 साल के श्यामलाल शर्मा जी क्या करते थे? देखिए, अब सारी बातें जो है वो पब्लिक डोमेन में ले जाने वाली नहीं होती है, ठीक है ना। अब हम देखिए, एक पॉलिटिकल फिगर हैं और सारी बातें पब्लिक डोमेन में ले जाने वाली नहीं होती है। मैंने कहा कि रोल मॉडल होता है, तो वो मैं खुद नहीं अपनी जबान से कह सकता, मेरा कोई यार दोस्त बता सकता है कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन दिल में कोई मलाल भी नहीं रहा। सारे शौक पूरे किए मतलब? अब बिल्कुल सारे, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं कि अनफेयर मीन में अंडल्स नहीं हुए, गलत काम नहीं किए। जो एक मर्यादा होती है, जो हमारी सनातन की, जहाँ एक सोसाइटी की मर्यादा है, उसके फ्रेमवर्क से बाहर। कॉलेज वगैरह कहाँ किया? कॉलेज किया ही नहीं, कॉलेज का मुँह ही नहीं देखा हमने। सर क्या बात है, मतलब अच्छा, तो स्कूल कहाँ से किया? स्कूल पलावाला से किया। बहुत बढ़िया। तो हाई स्कूल जो है हमारी, तो देखिए प्राइमरी स्कूल धड़ में हुआ, बॉर्डर पे, 0 लाइन पे, और सेकेंडरी जो हमारी है वो पलावाला में हुई। सर हमने भी कॉलेज बीच में छोड़ दिया, तो ये भी आपने तो देख के छोड़ा होगा, हमने देखा नहीं मेरे भाई। हमने भी कम ही देखा, कहाँ देखा हमने भी। मतलब मैं भी मान सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं भी आपकी तरह एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूँ। वो आप क्यों मान सकते हैं? आज ही गूगल पर सर्च मारिएगा, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो एवरेज स्टूडेंट रहे। हाँ, और सबने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, प्राइवेट नौकरी छोड़ी है, यानी उनको निकाला गया है, उन्होंने कॉलेज, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। एजुकेशन, देखिए मैं एजुकेशन को इस तरह से लेता हूँ, एजुकेशन एंड नॉलेज। एग्जैक्टली, ठीक है ना। आज आपके पास एजुकेशन हो सकती है, आप डॉक्टरेट हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, हो सकता है आप नॉलेज में 0 हो। बिल्कुल, ठीक है ना। और आज प्रूव कर दिया है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने भी कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो नहीं गए हैं, लेकिन आज उनको कोई compete कर सकता है वर्ल्ड में? क्यों? कि वो उन्होंने तपस्या की हुई है, तपे हुए हैं। सर ये बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब ऐसे पॉलिटिक्स में होता है ना कि आपको पता है अगली पार्टी का बंदा अच्छा है, ठीक कर रहा है, लेकिन एज अ ओपोजिशन आपको क्रिटिसाइज करना होता है, तो कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कि दिल के ऊपर पत्थर रख के आपने किसी बंदे को क्रिटिसाइज किया हो? कभी लाइफ में ऐसा हुआ? मैं ऐसा नहीं करता हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ द पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। राजनीति की संधि छेद करोगे हिंदी में, तो उसका मतलब है नीति से राज करो, असूलों से राज करो। सर कौन कहता है कि सर कॉलेज नहीं गए? इतना नॉलेज कहाँ से सर? इतनी अच्छे लफ्ज यूज करते हैं आप, इतने अच्छे, मतलब कैसे? किसी सोसाइटी ने सिखाया है। क्या बात है। पत्थर गोल कैसे हुआ? इम्प्रेस्ड। पत्थर कैसे गोल हुआ? ऐसे ही हुआ। कैसे हुआ? ठोकरे खा खा के। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। ठोकरे खा खा के होता है। मैंने कह दिया, एजुकेशन और नॉलेज ये सेपरेट चीजें। क्या बात है। और स्पिरिचुअलिज्म और अलग चीज है। यस सर, मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन हमने तब भी नहीं बताया। थोड़ा सा बताओ ना, मतलब अपनी जवानी के दिनों पिक्चर वगैरह आपके टाइम पे, थिएटर्स वगैरह ज़्यादा नहीं होती थी हमारे टाइम में। वहाँ हम जब यहाँ 71 की वार हुई थी, तो 71 में हमारा कैंप लगा था मिश्रीवाला में। इधर भी थोड़ा सा स्ट्रगल स्टैड वाला आ गया कुछ, मतलब अरे पांच जंगें जीतनी है, जहाँ 0 लाइन पे देखोगे लाइव जाके। हाँ, वो तो आप ये सोचेंगे कि ये 2 भाई
हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मिनिस्टर, और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में यहाँ एक छोटे से किसान घर में पैदा होके, और बिल्कुल बॉर्डर, आज भी हम 0 लाइन पे हैं, 500 गज पाकिस्तान है हमारे पास। तो जो भी लोग हैं आज, जिसके सामने ऑब्जेक्टिव होता है वो ही आगे बढ़ता है। तो अभी तो जब आपकी पॉलिटिकल लाइफ अभी अच्छी चल रही है, ठीक है, तो अभी मतलब फैमिली को टाइम देते हो जब, तो फैमिली के साथ फ्री टाइम में क्या करते हो? देखिए, जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो फिर आप प्राइवेट लाइफ खत्म, प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहते हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मुझे लगता है कि जितना समय देना चाहिए, अब तो ग्रोन अप हो गए, अब फैमिली के भी आगे फैमिली आ गई। अब तो ठीक है ना, अब वो रियलाइज कर रहे हैं और करना पड़ेगा कि बच्चों को किस तरह से पाला जाता है, बच्चों के साथ अफेक्शन कैसी होती है। अभी फ्री टाइम में फिल्में वगैरह देखते हो कुछ जो लेटेस्ट चल रही है? फिल्मों का समय नहीं मिलता मुझे, कुछ भी नहीं ना। कोई टीवी पे कुछ भी नहीं देखते? टीवी पे मैं न्यूज़ वगैरह, जहाँ कभी कौन बनेगा करोड़पति जब मिल जाए तो बाकी। मतलब अमिताभ बच्चन साहब के फैन हो? अब मैं उनको जानता भी हूँ, हैं पर्सनली मिले? मिला हूँ। क्या बात, फोन नंबर तो नहीं है, मैं ले लूँ। फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ राजेश खन्ना जी, या दूसरा, हाँ, आप मुझे बोल रहे थे आप जाते थे, तो मैं किसी जमाने में हर 2 महीने या 3 महीने के बाद मुंबई जाता था। मुंबई जाते थे? ये है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो मुंबई क्या करने जाते थे? मुंबई मेरे दोस्त थे, और फिर इन इंडस्ट्री वालों के साथ भी हो गई, तो जाते थे। कभी मन नहीं किया यार एक आधी फिल्म मैं भी कर लूँ? नहीं, वो वहाँ बहुत से आगे ही बड़े लाइन लगी हुई थी। एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ानी चाहिए जिसको हम compete कर सकते हो। क्या बात, यहाँ पे भी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आ गया। अच्छा, तो फिर भी कोई मतलब कोई फिल्मी डायलॉग उस टाइम का याद हो, कोई गाना वगैरह कुछ? देखिए, फिल्मी गाने, और अब हमारी उम्र नहीं रही नहीं, है। किसने कहा 55 के बाद तो असली उम्र स्टार्ट होती है, ये कहावत भी है तो। अच्छा, है कहीं लिखा हुआ? है सर, है। कहाँ लिखा है? वो भी दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन होता है ऐसा। तो नहीं, सीरियसली, आपके टाइम पे आपकी फेवरेट फिल्म या फेवरेट हीरो कौन से थे? देखिए, उस समय धर्मेंद्र थे, दिलीप कुमार थे, फिर देवानंद जी थे, और फिर उसके बाद यही आए अपना राजेश खन्ना जी, फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया, देन अमिताभ बच्चन जी आए, तो उसके बाद तो लाइन लग गई। कोई एक फेवरेट मूवी है आपकी उस टाइम की जो आपको याद है अभी? मेरे ख्याल है जो हमने पहली फिल्म देखी थी, तो वो देखी थी यहाँ कैंप में ही आके, लोफर। ये किसकी थी? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की थी। अच्छा। तो कोई फेवरेट गाना जो आप सही? नहीं, उसमें तो नहीं। ऐसे मतलब होता है ना, जब इंसान का अच्छा मूड होता है ना, अगर मेरा भी है ना, तो करके एक गाना निकल ही आता है। उसका एक मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान हाय, और कसम से मौसम आज है ही बड़ा बेईमान, और आपके गार्डन इतना खुला हुआ ना, गार्डन यहाँ पे ऐसे ही मूड बन जाता है। देखिए, उसमें आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो वो तब का मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा जो इंटरेस्ट रहता है वो डोगरी लिटरेचर में। आपने देखा होगा, मैंने आपको मैक्सिमम इंटरव्यू जो है वो डोगरी, और जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं डोगरी में बोलता हूँ, क्योंकि हम बहुत पिछड़े रह गए डोगरी में, और हमारी पहचान जो है वो आस्ता आस्ता लुप्त होती गई, और उसमें इतिहास भी जो है उसने भी इंसाफ नहीं किया, और जम्मू कश्मीर के जो शासक रहे हैं, जिसके आप बात कर रहे हैं कि मैंने इधर टर्न क्यों लिया, क्योंकि बहुत डिस्पैरिटी और जाती हुई है जम्मू के साथ। इवन हमारी हिस्ट्री को उन्होंने डिस्टार्ट कर दिया। ये तो फिर भी दोबारा से हम पॉलिटिकल लाइन में घुस गए ना। मैं वो ना, इसमें कल्चर भी आ रहा है। हाँ, नहीं, तो पॉलिटिकल लाइन इसमें कहाँ? कल्चर भी आ गया, कोई नहीं, डोगरी लैंग्वेज भी। कसम से एक जो सुलझा हुआ लीडर होता है ना, बातों में फंसाना बड़ा, मतलब फंसा ही देते, इधर से उधर निकल ही जाते। खुद में गाना छोटा सा गवा रहा था आपसे कि आज मौसम बड़ा बेईमान, अगर थोड़ा सा गा के सुना दो तो देखो, मैं आपको डोगरी सुना देता हूँ। डोगरी गाना, क्या बात है, सोने में सुहागा। लेकिन 1-2 स्टैंजा ही सुनाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। ओ लोको मिगी तांग सजने दी, ओ साड़े मने आला रही गया चा, देखो मिगी तांग सजने दी। हाय हाय, क्या बात है सर। आपके पास फोन है, उसमें मेमोरी कार्ड भी होगा, तो गाने वगैरह भी रखे होंगे आपने? नहीं ना, इतना वक्त नहीं मिलता। उधर भी नहीं? तो सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह? वो तो देखता हूँ, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो मतलब फ्री टाइम में आप सोशल मीडिया? एक तो आदमी अपडेट रहता है। हाँ। लीडर की डेफिनेशन है अप टू डेट रहना, वेल इन्फॉर्म। यही तो 3 चीजें होनी चाहिए लीडर में। ठीक है, वेल इन्फॉर्म चाहिए, क्विक डिसीजन चाहिए, एंड फॉर्म डिसीजन। बिल्कुल। तो आपने कहा भी ना आपके जवानी के दिनों में, मतलब ठीक है, कोई मलाल नहीं रहा, सब कुछ किया, खेल कूद वगैरह में क्या फेवरेट गेम? कबड्डी खेलता था। कबड्डी? नहीं, वो नहीं खेल सकता मैं आपके साथ। उसके अलावा क्रिकेट वगैरह? क्रिकेट हमारे टाइम का गोलगत्ता होता था। गोलगत्ता? गोलगत्ता कौन सा?
उसको बोलते थे डोगरी में खीनू, जिसको आप बॉल बोलते हैं। खीनू। तो वो कपड़े का बनाया जाता था। तो स्टिक ऐसे उतारते थे, तो 4 या 5 आदमी होते थे, ऐसे होते थे, तो उसमें वो उसको डालना है बॉल को। तो हमने पढ़ने नहीं देना है, जो बाकी वाले हैं। 5 प्लेयर होते हैं उसमें। अच्छा। एक वो डालने वाला होता है। तो ये गेम होती थी हमारे टाइम में। कबड्डी हो गई, रेसलिंग हो गई, यही गेमें होती थी। और क्या था? मतलब मैच वगैरह, जैसे अभी मैच इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा है, ये वगैरह देखते हो अपनी? देख लेते हैं, कभी देख लेते, टाइम लगता है। और आपके मतलब जैसे कहा कि अब दूसरी जनरेशन भी आ चुकी है, पोते वगैरह भी हैं, तो आपके वो तीसरी है। हाँ, तीसरी हुई। तो आपके जो मतलब बेटे वगैरह, कभी आपने उनको बोला या कहा कि पॉलिटिकल में आना चाहिए या मैं तो उसको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट करते? पीछे ही बैठे, मैं अभी सुना देता हूँ। हाँ, मैं उनको बोलता हूँ कि इससे दूर रहो। आए, क्यों? खुद ज्वाइन किया आपने, बेटों को क्यों दूर करना है? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस आदमी ने मेहनत से रोटी कमा के खानी है, आज ये जो है ना इतना डिग्निफाइड, आज वो रिस्पेक्ट कम हो गई है। हर आदमी को, पॉलिटिशियन को आदमी जो है, हर आदमी चोर बोलता है। ये नहीं देखता कि इसके पीछे इसने कितनी लेबर की है, कितना किया। मतलब हर आदमी ये सोचता है। अब इधर से ही गुजरते होंगे, बोला देखा श्यामलाल का महल, हाँ, ये सब चोरी का है, सब डाके का है। आप भाई जाइए देखिए कि स्ट्रगल कितनी की है, कहाँ से आया है। 2004 में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, उसके बाद मैंने क्या अर्जित किया है, उसके पहले का क्या है। जब मैंने पहली इलेक्शन लड़ी, मैं किसी को सफाई नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए अपने बेटे को बोलता हूँ कि अगर आपने सुकून की ज़िंदगी जीनी है जो इबादत अगर करना चाहते हो तो तपश बहुत है। बिल्कुल। आग में रहना है और तलवार पे चलना है, 2 धारी तलवार पे। अगर चल सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि हमारी तो परवरिश ऐसे हुई है, स्ट्रगल से हुई है। तो ये तो थोड़ा बहुत गोल्डन स्पून लेके आए हैं, तो इसलिए मैं इनको कहता हूं कि थोड़ा दूर रहो। सुन लिया भैया ने पीछे बैठे हुए, कोई बात नहीं। ऐसे इतने भारी भारी वर्ड आगे, आग, तपिश, 2 धारी तलवार, तो एक कोई शायरी वगैरह हो जाए आपकी, सुनिए, हम करते हैं आप कभी कभी पॉलिटिकल शायरी वगैरह कुछ। नहीं, पॉलिटिकल शायरी तो इतनी नहीं होती। ऐसा होता है कि कहते हैं कि जो बात दवा से ना बन सके, पॉलिटिकल आदमी का लोग इबादत भी करते हैं, लोग मानते भी हैं, तो कहते हैं जो बात दवा से ना बन सके वो दुआ से बनती है। क्या बात है। जब मिल जाए मुर्शिद कामल तो फिर खुदा से बात बनती है। आय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो वो मुर्शिद नहीं आजकल मिलते, कम हो गए, कम हो गए। आप जाओगे कहीं मंदिर मस्जिद में भी, पूजा जो इबादत के लिए नहीं जाते हम, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं जाते। जहाँ वहाँ भी हम जानते हैं, मुझे पास करवा देना, मुझे इतने इधर फायदा देना, मुझे ये चीज देना, अपना फायदा चाहिए, अपना फायदा चाहिए। कुछ ये नहीं कि मतलब कुछ सीखें या कुछ वैसा कुछ। जो हमारा सनातन सिखाता है कि सबका भला मांगो, तो वो हमारी अप्रोच नहीं। डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट और वैल्यूज जो होती हैं, एथिक्स एंड वैल्यूज, वो आज लैक कर रहे हैं। उसमें एजुकेशन का भी है कि एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है वो नहीं, हम वैल्यू एडेड एजुकेशन की तरफ है, वैल्यू बेस पे नहीं है। और घर में भी जो संस्कार देने चाहिए बच्चों को, वो हम लैक कर रहे हैं। ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा, मेरे दिल में अचानक से आया। लाइफ कैरियर जितना भी लंबा होता है ना, एक्सपीरियंस उतने ज़्यादा होते हैं। आपने तो ज़िंदगी में सब कुछ देखा ही होगा। तो जब मतलब आप MLA भी रहे, तो कई बार आपके पास कोई ऐसा टाइम आया कि कोई रिश्वत देने आया हो, कोई घूस देने आया हो, ये टाइम देखा आपने कभी? जब मैं नया MLA बना, तो हमारे एक टूरिज्म प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा। जो आप देखते हैं दरिया चनाब पे। तो मेरी आदत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से आया था, तो अकाउंट्स में तो मैं परफेक्ट था। हाँ। तो मैंने देखा कि वहाँ एक प्रोटेक्शन वॉल लग रही थी। अब प्रोटेक्शन वॉल का जब मैंने पता किया, तो मेरी आदत थी कि ये क्यूरियोसिटी रहनी भी चाहिए, और एज ए लेजिस्लेटर आपकी ड्यूटी डिफाइन है, पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड मॉनिटरिंग। हमारा क्या होता है कि इससे हम बिल्कुल हटके हैं। क्या बात है। यहाँ हिंदुस्तान में ये चीज़ें कमी रही। तो मैंने जब उस तरफ देखा कि पैसे तो आ जाते हैं, अखनूर में डेवलपमेंट हुई है, तो मैंने कोई पैसे ज़्यादा नहीं लाए, लेकिन मॉनिटरिंग पार्ट मेरा बहुत स्टिक था। तो वो मैंने पहली प्रेसिडेंट सेट की थी। मैंने एक वहाँ बन रही थी, तो पता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैंने भाई साहब को कह के तो वो प्रोजेक्ट लगाया। अच्छा। यहाँ ऑलरेडी स्टेट का भी वो था, तो 52 लाख रुपया वहाँ स्टेट की तरफ से ग्रांट किया गया उस प्रोजेक्ट को। तो जब ग्रांट किया गया तो उन्होंने क्या किया, काम बताया सेंट्रल प्रोजेक्ट का, पेमेंट वो निकाल दी।
अब उनको थोड़े पता था कि ये एमएलए से माइक्रो, और उस समय का मंत्री भी उनको डिफेंड करना चाहता था। बहुत किया कौन उसने। मंत्री था वो? कोई भी होगा XYZ, चलो। हाँ, टूरिज्म मिनिस्टर होगा। 2004 में जाके देख लेना, 2005 में। ओके। तो उनको डिफेंड किया, लेकिन मैंने उनको छोड़ा नहीं। जब नहीं छोड़ा तो फिर वो फंस गए। गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर था, मैंने कहा चाहे मेरा रिजाइन ले लो, चाहे इन पे एक्शन करो। अच्छा। ये पहली इंस्टेंस है। अब उसमें 5 बड़े लोग थे, और 5 बड़े लोगों में जो लोग थे, कोई बटाली का बेटा, कोई फलाने का बेला, कोई किसी मिनिस्टर का टेक्निकल अफसर रहा हुआ है। डर नहीं लगा आपको? मुझे क्या डर लगना था, मेरा कौन सा लगा हुआ 2500, उस समय 12,000 रुपया तनख्वाह थी। तो मैं 3 लाख रुपया तो मुलाजमों को तनख्वाह देता था। मैं इसलिए थोड़े आया था, मैं तो ये सफाई करने के लिए आया था। फिर मैंने कहा था सच्चाई पे चलूंगा और ईमानदारी से चलूंगा। फिर तो हुआ एक्शन, 5 आदमी सस्पेंड हुए होने थे। तो आगे एक दिन शाम को, ये मेरा बच्चा भी गवाह है, तो मैं शाम की रोटी इनके साथ खाता था। अभी मैं बैठा ही हुआ था तो संतरी ने छोड़ दिया। एक उस समय SSP था, उसका भाई, दूसरा कोई DIG था। तो वो अंदर आ गए, पांचों के पांचों, और साथ में उन्होंने 25 लाख का बोरा लाया, बैग में डाले हुए आए गए। पहले मुझे बतूया तो मुझे कहने लगे कि हम बड़े दिल फेंक लोग हैं, बड़ी बड़ी फैमिली के लोग थे वो, तो जनाब हमारे साथ दोस्ती करोगे तो मज़े करोगे। उनको नहीं पता था कि इस आदमी को काफ़ी एक्सपोजर है। फिर तो मैंने संतरी अपने को बुलाया, मैंने कहा इनको आपने अंदर कैसे छोड़ा? वो कहने लगे जनाब ये DIG हमारे जम्मू के, ये SSP ट्रैफिक के, ये इनके साथ, ये शारदा नंदन भट्ट जी, ये बटाली जी, 25 लाख लेके आए। तो मैंने कहा, फ़ोन किया SHO दमाना को, मैं कहा भाई मेरे घर पे कुछ लोग गुस्साए हैं और मुझे ब्राइब देना चाहते हैं, तो जल्दी आ जाओ। 2 मिनट में निकले, भागे। मेरी बीवी कहती है आपके बच्चे छोटे छोटे हैं। शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा क्या हुआ? कहते इतने बड़े लोगों के साथ आप दुश्मनी ले रहे हो। तो उस दिन मैंने कहा था कि मैं अब आप लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हूँ। ये सामने बैठा है मेरा बेटा। क्या बात? मैंने कहा मैं पब्लिक फिगर हूँ, मुझे कुछ भी होगा मैं समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा। और फिर आपको एक और इंस्टेंस बताता हूँ। यहाँ पुलिस की भर्ती हुई थी। अच्छा। ये रिकॉर्ड में है सारी चीजें। मतलब आपको कई बार आया ऐसा रिकॉर्ड? यहाँ भर्ती हुई, उसमें पैसे चले लाख 2 लाख रुपया। और उस समय पहली बार DIG रैंक का आदमी, IPS आदमी सस्पेंड हुआ जम्मू कश्मीर स्टेट में, और वो श्यामलाल ने करवाया था। क्या बात है। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में अभी ये टाइम भी देखा, DDC इलेक्शन के टाइम पे आपने अपने भतीजे के खिलाफ भी काम किया? मैंने भतीजे के खिलाफ नहीं किया, मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया। भतीजा है मेरा। फिर भी दिल में तो एक नहीं, दिल में मैं 3 चीज़ों को मिक्स नहीं करता हूँ। मेरे पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशन और बिजनेस, ये 3 चीज़ें मेरी अलग हैं। और अगर सुखी ज़िंदगी जीनी है तो वही है। कल मेरा लड़का भी, ये होता है पॉलिटिक्स में, माँ बेटा भी लड़ते हैं, लेकिन अपने असूलों से समझौता नहीं करना, गद्दारी नहीं करनी है। कल ये नहीं कहे कि बेईमान था, उससे बड़ी गाली कोई नहीं है, उससे बड़ी कोई गाली नहीं है। मेरे रिलेशन आज भी हैं, और अब मेरी और ज़्यादा जिम्मेवारी है। अब वो उसका बाप नहीं है तो मेरा बाप का भी फर्ज अदा करना है। बिल्कुल। लेकिन ये कल बातें गिनी जाती हैं। चाहे तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूं, तो चाहे अपने असूलों से समझौता कर लूं, तो जिस आदमी के असूल नहीं है वो जिंदा लाश है इस धरती पे, और मैं इस धरती पे बोझ नहीं बनना चाहता। क्या बात है। अब हम बात थोड़ी सी अफवाहों की करेंगे जो करंट सिचुएशन में चल रही है। एक अफवाह तो लेटेस्ट ये चल रही है, जो राणा साहब ने हमारे BJP ज्वाइन की है। अब सारे कह रहे हैं कि CM फेस वो हैं, तो आपको क्या होने चाहिए पहली बात, और क्या होंगे तो चलेगा? मैं कौन हूँ होने वाला या नहीं होने वाला? नहीं, एक पर्सनल राय होती है, लेकिन ये होगा बंदा तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, माय डियर, आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और सबसे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आज वर्ल्ड में भी मानी जाती है मोदी जी की और उनकी टीम की। ये फैसला जो है वो पार्टी हाईकमांड करती है। ये श्यामलाल ने थोड़े करना है, जहां और किसी ने करना है, और फिर जनता ने EVM से करना है। कितने विधायक बनते हैं, कौन विधायक बनता है, मैं पहले ही, कोई सिलेक्शन थोड़े होनी है। गलत सही है।
ते इन्ने पहले कह ली उतावले ये लोग हो जाते हैं ना, मैं थोड़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन के वो है, लोगों ने ही बनाना है। बिल्कुल। अच्छा, लोगों में ना ये भी एक अफवाह बड़ी चलती है कि जिसका बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना फैला हुआ, या तो उसको उधर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, या तो वो बीजेपी ज्वाइन करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? किसकी? इस बात में कितनी सच्चाई नहीं, मुझे नहीं लगता है। हाँ। देखिए, मैं देवेंद्र राणा को जितना जानता हूँ, मैंने कहा ना पर्सनल, मैंने नाम नहीं लिया किसी का, मैंने नहीं, आपने देवेंद्र राणा का नाम लिया पहले? वो पहले था। नहीं, आपने बात की है। हाँ, आप बात उधर ही कर रहे हैं, मैं घुमा फिरा के नहीं करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं जलेबी की तरह जलेबी की तरह सीधा नहीं है। 2 मिनट, जलेबी की तरह सीधा नहीं हूँ? हाँ, बहुत डीप बात है। अच्छा, तो हाँ, ये कि इस बात में कितनी सच्चाई आई है? एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं जलेबी नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मैं सीधी बात करूंगा। मैं जितना देवेंद्र राणा को समझता हूँ, 25 साल वो एक पार्टी में रहा है और वफादार सिपाही रहा है, उस परिवार का भी और उस पार्टी का भी। मैंने उसको बड़ा करीबी से देखा है। इसी तरीके से सलाथिया साहब जी हैं, मेरे साथ वो मिनिस्टर रहे हैं, मेरे कोलीग रहे हैं। अब मैंने कहा है ना, यहाँ सीता माता को नहीं बख्शा, राम जी को नहीं बख्शा, तो तब तो त्रेता युग था मेरे भाई। द्वापर में कृष्ण जी को नहीं बख्शा, उनको क्या क्या कहते हैं ये नहीं सोचता कोई, गोवर्धन भी उठा लेते थे। कहते हैं उनकी जनाब इतनी गोपियां थी, उन्होंने जी ये किया। तो इसलिए ये दुनिया ने कुछ ना कुछ तो कहना करना ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? ये तो है ही, सही बात है। अच्छा, तो जब मतलब अब आप जब आपने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस के दोस्त भी आपके रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी दोस्त हैं, तो उसके बाद कई बार मतलब शाम को ऐसी मुलाकात हुई चाय पे जहाँ पे कांग्रेस के भी आपके यार हों, बीजेपी के भी यार हों साथ में, ऐसा कोई किस्सा? यार की डेफिनेशन तो कुछ और होती है लेकिन यहाँ आपकी प्रोफेशनल फ्रेंडशिप होती है। हाँ, मेरे हमेशा पर्सनल लाइफ फ्रेंडशिप आपकी, पार्टी को बाद में देखिए, पर्सनल लाइफ की फ्रेंडशिप जो है वो भी बड़े किस्म की होती है। अच्छा? अब मैं यहाँ डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। कर लो थोड़ी सी, कोई बात नहीं। ठीक है ना, यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आजकल तो सबको ही फ्रेंड ही कहते जाते हैं, वहाँ कोई फर्क नहीं होता। लेकिन यहाँ तक पॉलिटिकल एफिलिएशन की आप बात कर रहे हैं, तो मेरी सब लोगों के साथ है। सब लोगों के, मैंने कहा ना कि एक शिष्टाचार होता है, लेकिन अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो मेरी पार्टी की और मेरी अपनी विचारधारा है, वहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं तो है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका मतलब दोस्त जो है दूसरी पार्टी से भी है, अब अपने पार्टी के खिलाफ बोल दिया, तो शाम को कहीं ऐसे बैठ के बोल दिया यार तू ज्यादा नहीं बोल गया, ऐसा कभी हुआ? कभी होता है कभी बोलते थे कि तो ये किस्सा, ऐसा नाम नहीं लेना, कोई बात नहीं, किस्सा ऐसा सुना। मैं आपको बताता हूँ कि 2005 में मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा। तो मैं उस समय विधायक था, तो नया गया था, लेकिन मुफ्ती साहब जानते थे कि इसमें पोटेंशियल है, तो काम देखते थे। तो रेजुलेशन आ गया, उस समय बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो इन्होंने करप्शन पे रेजुलेशन लाया। अच्छा। तो मुझे शाम को वो रेजुलेशन आया, मूव हुआ, तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहने लगे आज खाना मेरे साथ खाना। अच्छा। मैं उनके घर पे पहुंचा, तो वहाँ उन्होंने देखा तो मुजफ्फर हुसैन बेग जी भी हैं और बाकी भी हैं। तो कहने लगे कल रेजुलेशन है। तो पंडित जी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो जवाब दे नहीं सकेंगे कि हम बहुत अग्रेसिव है। अच्छे स्पीकर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। तो श्याम जी, आपने राथर जब बोलना है तो आप नंबर 3 पे स्पीकर होंगे। अच्छा। लास्ट में जवाब देंगे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, लेकिन आपने इनका सारा सागर बाकी लोगों का जो है वो रिप्लाई देना है। हाँ। तो मैंने कहा मुफ्ती साहब आप बोल रहे हैं कि करप्शन पे बोलना है, जो आपने बोला कि दिल पे पत्थर रख के। हाँ। मैं क्या जनाब, ये तो मेरा कॉन्शियस है। मैं क्या, मुझे दिल पे क्या आप सोचते हैं? आपकी सरकार जो है वो करप्शन में पूरी डूबी हुई है। और कुछ लोग मॉरल करप्शन में भी है। ये बोला आपने? हाँ। मैं तो सीधा और वो लिस्ट आई ना फिर मॉरल करप्शन वाली भी, आपको पता सेक्स स्कैंडल यहाँ कौन कौन लोग थे। तो मैंने कहा वो भी हैं, तो मुझसे ये काम करवा रहे हो, ये गुनाह है। तो उन्होंने कहा नहीं आप अब आए हैं तो चलो तरीके से। तो मैं असेंबली में जब उठा तो महबूब बेग बोला, शारिक बोला, मीर सैफुल्ला बोला, सागर बोला, फायर ब्रांड लोग थे। बाद में मुझे लाया तो मैंने कहा शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ, क्योंकि हमारे लोग बहुत डीप करप्शन में चले गए थे उसमें। तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा जब से ये कायनात बनी है, सृष्टि बनी है, तो मुझे लगता है कि ये जो करप्शन है ये साथ ही आई है, तब से चल रही है। लेकिन इस जहाँ पे भी हम जितने 87 लोग बैठे हुए हैं,
इनफैक्ट 89 कहा कि दूध का धोया हुआ कोई नहीं है। हाँ। हमारी पार्टी के 3-4 उठ के जो सबसे ज्यादा करप्ट थे, अपनी पार्टी गई। हाँ, वो कहने लगे जी ये वर्ड वापस लें। वो एक बार ही विधायक बने। और एक उस समय एक हमारी उस समय वुमेन मिनिस्टर थी। तो वो ज्यादा चलाने लगी। तो मैंने कहा आराम से बैठ जाओ, हॉली ये किसी एक राइटर ने लिखा है, उसकी सीइंग है कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, अंग्रेजी में मैंने उसको कहा, तो लीव द किचन। क्या बात है, क्या बात है। अदरवाइज मैं ऑफेंसिव हो जाऊंगा और विद एविडेंस आऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि आप मेरी पार्टी के मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं। मैंने ये कहा है कि ये करप्शन, मैं उधर भी आ रहा हूं और एनसी डेस्किंग कर रही थी। अब मैं एनसी पे आ गया। मैं क्या, यहां तो करप्शन रेगुलाइज हुई, रुको जरा, एक एक करके सब पे आ रहे थे आप। लीगलाइज हुई जब शेख अब्दुल्ला साहब आए। इंजीनियरिंग सीट और डॉक्टर वहां बिचने लगी। पैसे बेगम अब्दुल्ला लेती थी और सीटें यहां से मिलती थी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे इंस्टेंट्स रहे हैं। और कहीं कोई लिखा पढ़ी में किताबें आएंगी, बहुत कुछ बाहर आएगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी की अगर बात करें तो रविंद्र रैना जी एज ए लीडर कैसे लगते हैं आपको? मेरी पार्टी के अध्यक्ष हैं, यंग हैं और पार्टी की नहीं, ऐसे मतलब पर्सनल फीलिंग, अच्छे व्यक्ति हैं। क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले बोला था कि मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है या ऐसा कुछ बोला था। मैं उस समय अपोजिशन में था। मुझे क्या बोलना था। तो मतलब मानते हैं लेकिन डेरोगेटरी वर्ड कोई नहीं होगा। पर्सनल आप नहीं गए, लेकिन आपने अपोजिशन में थे तो अपोजिशन में है तो मैं कल, देखिए आरती थोड़े उतारनी होती है व्हेन वी आर इन द, और डिसेंट वे से कहा होगा। अगर आपके पास कोई भी होगा, डिसेंसी से बाहर नहीं गया हूँ। हाँ बिल्कुल। आज भी मैं कहता हूँ, है तो वो फक्कड़ बेचारा, फकीर आदमी है। अच्छा, फकीर, हाँ, फक्कड़ उसी को बोला जाता है ना। फकीर, हाँ ठीक है। कोई जायदाद बाकी चीजें कुछ नहीं है। हाँ सही बात है। जो जिस आदमी की जो क्वालिटी है, तो वो वी मस्ट अप्रिशिएट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, समय तो बहुत ले लिया हमने। अब आपका लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा, अभी उम्र क्या होगी आपकी? उम्र मेरे बाल देखकर बता दो यार। नहीं, तभी तो मैं बाद में बताता हूँ, मैं पूछ क्यों रहा, पहले उम्र तो बताओ। कितनी होनी चाहिए? होनी तो आपकी नहीं चाहिए, बिल्कुल यंग ही होनी चाहिए, लेकिन है कितनी? नहीं, होनी नहीं चाहिए कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। नहीं वैसे नहीं, नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं मुझे ये बताओ। नहीं, आपके कहने का अभिप्राय क्या है? नहीं, वो अभिप्राय नहीं मेरा। मैं मतलब ऐसे कहना चाहता हूँ, इतने फिट हो, इतने मतलब क्विक हो, सब कुछ इतनी नॉलेज है। एज क्या आपकी? एज मेरी, आई एम रनिंग 64 साल। क्या बात है, क्या बात है। यही बहुत बड़ी बात है। मतलब 64 के होके भी बिल्कुल लगते नहीं हो, इतने फिट हो, क्विक हो। और जाते जाते बॉल दिखी थी मेरे को वहाँ पे, बैट है, बैट बॉल खेलते हो। एक बॉल मैं कराऊंगा, आपने शॉट मारनी है और बस एंड वहाँ पे हमारा। अगर आपने मुझे आउट कर दिया तो वो तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। 64 साल की जिंदगी में आपको कोई आउट नहीं कर पाया पॉलिटिक्स में। मैं कहा मेरी इतनी मजाल। चलो करें वैसे। चलो फिर चलते हैं। सर, लास्ट टाइम क्रिकेट कब खेला था? कभी खेला ही नहीं। कभी खेला ही नहीं? तो ये पहली बार तो नहीं है जिंदगी में? चलो, हमारी बदौलत तो कुछ तो हुआ जिंदगी में। अरे मैं केड़ा सिक्सर लाना है। और यहाँ पे बल्लेबाज अपना बैट चेंज करते हुए। सर, फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? हूं तो कोई भी नहीं रहा, जेडी हालत हुई है इंडिया दी। और ये कैच ड्रॉप। आउट। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच। श्यामलाल शर्मा जी थे हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, 64 साल की उम्र में इतने फिट, इतने ज्ञानी, हालांकि कॉलेज कभी गए नहीं, ऐसे इंसान से मिलकर आपको इंस्पिरेशन बहुत ही कूट कर मिलेगी। और उम्मीद करता हूँ कि इस इंटरव्यू में वो जरूर मिली होगी आपको। साइनिंग ऑफ नाउ, कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।